Okay, student. Now, welcome to this online class to all. आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं धनंजय आश्विन यूएस एकेडमी की तरफ से ये फैसिलिटीज आपको जो है अवेलेबल कराई जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9th के फिजिक्स पार्ट का सेकेंड यूनिट, और उसमें हमने कुछ टॉपिक को कवर भी कर लिया था। ठीक है, और हमको लगता है कि हमने आपको जो है लॉज ऑफ मोशन, फोर्स, इन सारी चीज़ों को हमने बताने का प्रयास किया था। ठीक है, और आप लोग इसे सीखे भी होंगे क्या होता है एक्चुअल में, और उम्मीद करता हूं कि आप उसे अच्छे से समझे भी होंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, पहले मैं वो आपको जो एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा जाएगा, क्योंकि जो है टेंशन लेके नहीं, एक तो खुद कोरोना का टेंशन है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही रिलैक्स माइंड से, हल्के माइंड से चीजों को सीखते चलना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आज हम लोगों को आज सीखना है। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, हमने आपको लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बता दिया था, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का नेमिंग जो हुआ था वो था आपका इनर्शियल लॉ होता है, गैलीलियो लॉ होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और न्यूटन फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। तो आपको पता है, ये बताया भी कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज हम लोग जो है उसी को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट जो लॉ है उसकी तरफ चलते हैं। और हमने इसका स्टेटमेंट बता दिया था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, लेकिन फिर भी चलिए मैं एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, बहुत ही इजी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली proportional to the applied external force on any body। यानी अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज कर रहा है तो वह चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स पे। यानी जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, याद रखिएगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही मोमेंटम चेंज करेगा। और इसका एग्जाम्पल भी हमने आपको बताया था। तो आज हम लोग आपको जो है जो F इज इक्वल टू एम ए, द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द सेकेंड लॉ जो है F इज इक्वल टू एम ए, ये बात याद रखिएगा, इसको डिराइव करने का प्रयास करेंगे। यानी न्यूटन सेकेंड लॉ को मैथमेटिकली डिराइव किया जाएगा कि कैसे एक्सटर्नल फोर्स की इक्वल हो जाता है। ओके, तो हमने इस टॉपिक को जो है प्रूफ करने के लिए एक जो टर्म है मोमेंटम, उसको हमने आपको बताया था। मोमेंटम क्या होता है, मैथमेटिकली, फिजिकली हमने आपको महसूस कराने का प्रयास किया था। तो मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास विथ वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास विथ वेलोसिटी। ठीक है, तो एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, तो अब जरा स्क्रीन पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल चीज, ये जरा स्क्रीन पे आप लोग देखिएगा, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहां पे देखिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, कोई भी बॉडी है, सपोज करिए कोई बॉडी है, वो अपनी बॉडी जो है मूव कर रहा था इनिशियल वेलोसिटी u से। कोई बॉडी है मूव कर रहा था, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है और मास m है, मास तो बदलेगा नहीं, मास तो चेंज होगा नहीं। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा फर्स्ट केस में, जब अभी वो इनिशियल पोजीशन पे, कंडीशन में था, तो प्रोडक्ट ऑफ मास विथ वेलोसिटी, इसके करस्पॉन्डिंग mu होगा। यानी फर्स्ट मोमेंटम, जो फर्स्ट स्टेज पे उस बॉडी का जो मोमेंटम होगा mu होगा। और अगर हम आपका सेकेंड कंडीशन पे कहें तो यहां देखिएगा, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे P2 इज इक्वल टू mv। v क्या है, नाउ v इज ए फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे, उस ऑब्जेक्ट का वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ओके, इतना बात समझ आ गया। अब चेंज इन मोमेंटम हमको बताना है, तो फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू को अगर चेंज करेंगे तभी ना मिलेगा। तो P2 माइनस P1 करेंगे तो ये आपको यहां देखिएगा चेंज इन मोमेंटम, हमने बताया रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बताया, तो चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा। तो यहां देखिएगा आप, सॉरी यहां पे चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 है ना यहाँ पे, तो P2 का वैल्यू यहाँ पे पुट किया गया है mv एंड P1 वैल्यू, P1 का वैल्यू क्या पुट किया गया यहाँ पे mu। सो नाउ हियर m इज कॉमन,
सो यम कॉमन हो गया, सो इन ब्रैकेट हो गया v माइनस यू, v माइनस यू, ये हो गया क्लियर। और एक चीज हम बार बार आपको जो है इनिशियल कंडीशन से ही बताता चला रहा हूं कि मैथमेटिक्स का जो स्टेटमेंट होता है उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो यहां पे लिखा है, जरा देखिएगा, रेट ऑफ। रेट ऑफ का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी का टाइम के साथ वेरिएशन, फ्लक्चुएशन। तो हमने लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हम किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, टाइम के साथ वेरिएशन का, चेंज इन मोमेंटम का। तो यहां पे आपको लिखा गया है रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। ये इस स्टेटमेंट का ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये बात याद रखिएगा हमेशा। ओके, अब नाउ दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां पे देखिएगा हमने इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या कर दिया, एफ यानी फोर्स की। ओके, और ये बात और आप जानते हैं कि अगर हमें कहीं न्यूमेरिकल लगाना है, ध्यान से सुनिएगा बाबू, अगर हमें कहीं न्यूमेरिकल लगाना है तो न्यूमेरिकल के लिए हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, नॉट प्रोपोर्शनैलिटीज का, यानी प्रोपोर्शनल जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहां पे जो ये प्रोपोर्शनैलिटी दिख रहा है ना आपको, सोया हुआ 8 दिख रहा है ना, इस सोए हुए 8 को हमने क्या कर दिया, एक के से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे देखिएगा इस इक्वेशन में आपको एक नई क्वांटिटी, एक नया वेरिएबल दिख रहा है के, तो उस के को के से हमने उस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वलिटी में बदलकर के से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कुछ जो कम ज्यादा हो रहा था, हमने एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया उसमें और उसको इक्वल कर दिया। ओके, तो अब यहां पर हो गया। अब ये फर्स्ट चैप्टर का कंडीशन याद करिए, हमने बताया था डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। क्या कहा था हमने, बोलिए क्या कहा था? हमने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहां पे देखिएगा क्या है, v माइनस यू अपॉन टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो v माइनस यू अपॉन टी, ये जो दिख रहा है ना पूरा आपको, ये v माइनस यू अपॉन टी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो गया, यानी f इज इक्वल टू के एम ए। लेकिन प्रैक्टिकली जो ये k है, जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है, उसके वैल्यू को हमने 1 मान लिया। तो उस k को अगर मान लिया जाए 1 है, तो वो आपका फार्मूला कन्वर्ट होके आ जाता है f इज इक्वल टू एम ए। बात समझे? अब ये हमेशा याद रखेंगे कि सेकेंड लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो f इज इक्वल टू एम ए है। यही प्रूफ करने के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, इट्स डन। ओके, तो चलिए अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आपको याद हो तो हमने पहले ही क्लास में कहा था कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। लेकिन एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना आता है सिंपल सा क्वेश्चन कि आपको जो है 4 ऑप्शन दे दिया, न्यूटन दे दिया और सारे जो है यूनिट दे दिया, आप तुरंत पहचान लेंगे न्यूटन, टाक लगा दिए। वो वहां पे इस तरीके से नहीं, इस समय का लेवल जो है थोड़ा सा बदला हुआ है। तो वो न्यूटन ना दे करके न्यूटन का सेकंड फॉर्म दे सकता है। जैसे यहाँ पे इस फार्मूले में देखिएगा, आप जानते हैं फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। यहाँ एफ की जगह अगर न्यूटन लिख दें तो वो न्यूटन किसके इक्वल हो सकता है, मास का यूनिट क्या होता है, केजी। मास का यूनिट क्या होता है, केजी। ये तो आपको समझ में आया है। और फिर यहाँ पे जो ये आपका दिख रहा है ना, यहाँ पे ये ए दिख रहा है, एक्सेलरेशन, तो ये क्या होगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी न्यूटन इज इक्वल टू, याद रखिएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ऑप्शन में अगर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो उसको भी आप फोर्स का यूनिट मानेंगे। हमेशा न्यूटन ही नहीं रटना है, हमें समझ के चलना कि चीजें किसके इक्वल क्या होती हैं। ये समझ में आया ना क्या? ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। जो नेक्स्ट है वो बहुत ही सिंपल है, एक्शन रिएक्शन। वो तो जान जाते हो, उसको तो बचपन से हर जो है बच्चा हो या बड़ा हो, हर कोई उसे फील करता है। ठीक है, कि आपको कोई कुछ कहा कुछ, तो आप उसका रिएक्शन जरूर करते हैं। ठीक है, तो एवरी एक्शन
have equal and opposite reaction. Now this is the statement of third law of motion. यानी हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है और इक्वल होता है और अपोजिट होता है। सबसे बड़ी बात यह है इक्वल और अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इस दीवार को यहां पे ठीक है पुश कर रहा हूं तो ये हमको इधर पुश कर रहा है, हम इसको इधर पुश कर रहे हैं तो ये हमको इधर पुश कर रहा है। ठीक है, इसी को कहते हैं रिएक्शन। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे ये हैंड को दिखाया है, ये कैच करते हुए जो है बॉल को दिखाया गया है। आपको क्रिकेट मैच खेलते हुए आपको चोट लगा होगा और चोट लगने का कारण ही है क्या, एक्शन एंड रिएक्शन। ये बात याद रखिएगा। तो ये हमने आपको बता दिया इक्वेशन जो है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, हमने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, और अपना उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये फार्मूला याद रखिएगा, F इज इक्वल टू ma। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है फॉर दिस चैप्टर और इसी के बेस पे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आपके एक्सरसाइज में दिए हैं, आप चाहे तो उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करते समय प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है उस क्वेश्चन को, ये एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी के उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पुट कर दीजिए, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको उसका सॉल्यूशन अवेलेबल करा दूंगा। तो प्लीज अगर आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज उसे शेयर करिए। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, आप देखते होंगे गन को जब आप कोई फायर करते हुए देखे होंगे आप, अक्सर पहले तो हुआ ज्यादा होता था, लोग जो है पार्टी उटी में फायर करते थे, हालांकि वो इलीगल है उस तरीके की चीजें, लेकिन पार्टी उटी में लोग देखते होंगे एक झटका मारता है। अगर आपने गन को फायर किया तो बुलेट आगे की तरफ जाती है और जो है गन जो है पीछे की तरफ जाता है। तो ये बताता है इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन। और जो गन पीछे की तरफ जाता है तो उसमें भी कुछ सर्टेन वेलोसिटी होता है, उस वेलोसिटी को कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। और अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, हाउ वी कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ फायर्ड गन। किसी जो है गन का जो है रिकॉइल वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये अभी आपको मैं सिखाऊंगा। बस सीखना है, याद रखिएगा, पढ़ना नहीं है। क्या करना है, सीखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये भी यहाँ पे एक्शन रिएक्शन का एग्जांपल दिया है। आप देखते होंगे जब भी कहीं बोट पे आप चढ़ रहे हो तो बोट का जो है एक कोई न कोई पोर्शन एक रस्सी से बांध दिया जाता है किसी कील में। क्यों? क्योंकि जब आप पैर से उसे पुश करते हैं, अगर वो रस्सी नहीं बंधा रहेगा तो नाव बोट पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा और आप बैंक किनारे पे ना आकर के पानी में दबा कर जाएंगे। ठीक है, तो ये इन सारी बातों को ध्यान रखने के लिए ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। हम लोग चल भी लेते हैं, अर्थ सरफेस पे हम लोग चल भी लेते हैं, वॉक भी कर लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन का मैजिक है, कमाल है, ये बात याद रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बेस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं आपके लेवल पे और हायर लेवल पे भी, ये भी याद रखिएगा हमेशा। तो जो यहाँ पे आपको टॉपिक दिख रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो बहुत सिंपल सी बात है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्व मतलब सुरक्षित, कंजर्व मीन्स सुरक्षित, यानी उसे डिस्ट्रॉय, नष्ट नहीं किया जा सकता है, बस यही है। मोमेंटम नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, यानी मोमेंटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन द एब्सेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ध्यान देने वाला। नहीं तो आप अभी कहते कि अक्सर कोई बॉडी चल रहा है या कोई बॉडी रुका हुआ रेस्ट में है, हमने उसे पुश कर दिया, उसमें तो वेलोसिटी आ गया, और जब वेलोसिटी आ गया तो उसमें मोमेंटम आ गया। तो ये क्यों कह रहे हैं कि हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने लगाया क्या है उस पर, पुशिंग फोर्स, यानी फोर्स आपने लगा दिया। और हमने कहा क्या, इन द एब्सेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स से अगर ना लगाया जाए किसी बॉडी पर तो जो उसका मोमेंटम होगा वो मोमेंटम वही रहेगा।
उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो स्टेटमेंट हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। मोमेंटम ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता। अब यहाँ पे देखिएगा एक जो है बहुत अच्छा जो है स्फेरिकल बॉडी दिखाया गया है और इसके करस्पॉन्डिंग फार्मूला बनाया गया। तो जरा देखिए क्या है, सपोज करिए कि दो बॉडी जा रही है। अब यहाँ पे एक मैं लॉजिकल चीज आपसे पूछता हूँ, अब जरा बताइएगा, सपोज करिए एम ए, कोई बॉडी यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, एम ए, ये दिख रहा है, एम ए है आपका यू, एम ए जो है यू ए वेलोसिटी से चल रहा है। एम ए किस वेलोसिटी से चल रहा है? यू ए वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी है, याद रखिएगा इस बॉडी का। और ये एम बी है जिसका जो है आपका वेलोसिटी क्या दिया है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी उसमें जो है उसको देखिए क्लियर नहीं हो रहा है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए हम U1 U2 मान लेते हैं, यहाँ पे यू ए यू बी दिया होगा तो हम M1 M2 मान लेते हैं, M1 M2 और U1 U2। ओके, अब इस पे हम कोई भी फोर्स नहीं लगा है। सपोज करिए ये बॉडी मूव कर रहा है कॉन्स्टेंटली, आराम से मूव कर रहा है, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगा है। ओके, तो अगर इस पे हमने कोई फोर्स नहीं लगाया तो इसका जो मोमेंटम है तो उसको निकाल सकते हैं आसानी से। ना तो मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन दिस इनिशियल कंडीशन इज, क्या होगा, फर्स्ट का होगा m1 u1, सेकंड का क्या होगा m2 u2। अब आफ्टर सम टाइम, अब यहां पे हमें एक चीज जो लॉजिकल चीज पूछने वाला था वो जरा बताइए। अब यहां पे u2 आपको दिख रहा है और u1 बैक वाला दिख रहा है, तो u1 अगर ज्यादा हो तब कोलिजन होगा, कि u2 ज्यादा हो तब कोलिजन होगा। ये u2 है, ये है आपका, ये देखिए यही u2 ये। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये U2 ज्यादा होगा तब तो बॉडी आगे निकल जाएगा, पीछे वाला टक्कर मार नहीं पाएगा। तो टक्कर के लिए कौन सा कंडीशन ज्यादा है? ये U1 ज्यादा होना चाहिए, U2 कम होना चाहिए। ओके, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं यहाँ पे। ओके, अब सपोज करिए वो टक्कर कर गए, क्या कर गए? टक्कर कर गए। अब जब वो टक्कर कर गए हैं तो टक्कर के बाद वेलोसिटी में चेंज तो होगा ही होगा, होगा। तो अब हमने उसी ऑब्जेक्ट का जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ है उसको एक फाइनल वेलोसिटी की नोटेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसको लिखा गया है सपोज m1 या ma मूव विथ वेलोसिटी va एंड m2 मूव विथ वेलोसिटी v2। इट्स ओके, यानी पहले हमने बॉडी का वेलोसिटी u1 u2 लिया था, m1 m2 लिया था, उसका जो मास था वेलोसिटी से प्रोडक्ट किया, टोटल मोमेंटम निकाल लिया। याद रखिएगा हमने यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, वो आपस में कोलिजन कर रहे हैं और होल सिस्टम को मान रहे हैं कि एक है। तो ये जो आपका u1 u2 है, यहां से जो v1 v2 में बदल गया, इसका भी अपना मोमेंटम होगा। तो ये आपका मोमेंटम होगा m1 v1 m2 v2। ओके, तो टोटल मोमेंटम अगर कंजर्व होता है इन द एब्सेंट ऑफ एक्सटर्नल, आपने कोई फोर्स लगाया नहीं है, तो आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन, याद रखिएगा, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सो हियर द मैथमेटिकली इट्स रिटन हियर। अब जरा ध्यान सुनिएगा, बहुत ही आसान चीज, m1 u1 m2 u2 ये टक्कर से पहले का यानी कोलिजन से पहले का मोमेंटम है। नाउ m2 v1 m2 m1 v1 m2 v2, नाउ दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पे ए का है तो आप ए मान सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये जानना जरूरी है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये जानना यहाँ पे जरूरी है। ओके, तो चलिए आपको मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं। यहाँ पे आप देखिएगा बहू, बहुत ही आसान चीज, यहाँ पे m1 m2 दो वेरिएबल हैं, u1 u2 v1 v2 4 वेरिएबल हैं, यानी टोटल 6 वेरिएबल के रिलेशन यहाँ पे दिए। कितने वेरिएबल के? 6 वेरिएबल के। अब 6 वेरिएबल के अगर रिलेशन इस इक्वेशन में दिए गए हैं तो कोई एक वेरिएबल अगर मिस कर दे, क्या कर दे? मिस कर दे, तो उस केस में उस वेरिएबल को बहुत ही आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं रिकॉइल वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन,
कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं वही आपको अब कॉपी पे सिखाने जा रहा हूं। जरा देखिए, तो हमको लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे उस प्रॉब्लम को मेंशन करिए, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में उस सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर पे रहिए, मस्त रहिए, लेकिन उसको रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आप नोट्स बनाते रहिए। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ रिकॉइल वेलोसिटी का एग्जाम्पल पे कैसे आ सकता है। अब मैं एग्जाम्पल ही बता दे रहा हूं, आपको समझ में अच्छे से आएगा। नाउ ए बुलेट ऑफ मास 9.6 देखिए यहाँ पे लिया है, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज ग्राम मीन्स, या देखिएगा एमकेएस में कैलकुलेशन होता है तो एम केजी में होना चाहिए, तो केजी में बदलना पड़ेगा। यही तो फिजिक्स की ब्यूटी है और यही फिजिक्स का हार्डनेस। अगर थोड़ी सी केयरलेसनेस आपने दिखाई, थोड़ी सी केयरलेसनेस आपने दिखाई, तो आप यूनिट में गलती कर जाते हैं, और जब यूनिट में गलती कर जाते हैं तो वही फिजिक्स का कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, फिर न्यूमेरिकल गलत होना है। तो यहाँ पे हमने आपको मेंशन कर दिया, क्या है, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजेंटली फायर विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पिस्टल। तो चलिए मैं आप बताता हूं इसमें क्या लिखा है और इसको मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। तो मैं अब आपको मैं गन बनाकर दिखा रहा हूं। ये रहा हमारा गन, ये हमारा रहा गन। ओके, ट्रिगर, ठीक है। अगर इसमें आपने बुलेट को लोड किया है, ये लोडेड गन है, कौन सा गन है, लोडेड गन है, ठीक है ना। सो द मास ऑफ दिस बुलेट इज गिवन बाय 20 ग्राम। कितना दिया है, तो मास ऑफ गन को हम जैसे वहां पे ए बी दिया, तो यहाँ पे हम जी मान लेते हैं। मास ऑफ गन इज इक्वल टू 20 ग्राम मीन्स 0.2 kg, नो 0.02 kg, 0.02 kg। एम राइट, बताते चलिएगा अगर गलती हो तो कोई। ये आपका हो गया 0.02 kg होगा। यहाँ पे मैंने राउंड कर दिया, यहाँ पे इसको सही कर दिएगा। 1000 मल्टीपल डिवाइड करेंगे तो होगा 0.02 kg। इट्स ओके, ओके। अब लोडेड गन है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी यूजी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगा, 0, क्योंकि वो लोडेड है तो वो रुका हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू द गन। ओके, अब यहाँ पे दिया है मास ऑफ पिस्टल। इस पिस्टल का जो मास है हम दे देते हैं m, और यहां लिख देते हैं p इज इक्वल टू 2 kg। यहाँ पे कोई बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे mp 2 kg दिया है। इट्स ओके। अब ये हम लोगों का इतना डेटा दिया है। अब ये बताइएगा अगर गन लोड पिस्टन भी आपका हैंड में आएगा तो वो क्या होगा, रुका ही होगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर इस लेवल पे कहा जाए तो ये हो जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी यूपी इज इक्वल, यूपी है याद रखिए, ये यूपी इज इक्वल टू 0। सो टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, याद रखिए मैं पूरा होल सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, लोडेड गन की मैं बात कर रहा हूं, पिस्टल की बात कर रहा हूं। तो कोलिजन, अब आप ट्रिगर करेंगे तो कोलिजन होगा और बुलेट आगे फायर करेगा। तो मान लीजिए बुलेट यहां पे ट्रिगर करने के बाद, यहां पे आपका ट्रिगर को दबाने के बाद गन जो है, सॉरी बुलेट यहां पे आ गया, और अब गन जो है इधर जाएगा, पिस्टल आपका जो है इस इधर जाएगा। तो हम इसे मान लेते हैं वीपी, इधर जा रहा है, और बुलेट आपका इधर जा रहा है, तो ये वीजी मान ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या है क्या नहीं, अब ये देखा जाएगा। तो अब यहां पे हमने आपको बता दिया क्या, ये सारी डाटा हमने आपको दे दिया। तो जब आप ट्रिगर नहीं दबाए हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, जब आपने ट्रिगर ये नहीं दबाया है, पुश नहीं किया है, तो ये सारे के सारे रेस्ट में है। तो बिफोर कोलिजन आपका मोमेंटम हो जाएगा, आपका टोटल गन के लिए जो है, सॉरी बुलेट के लिए हो जाएगा एम, सॉरी यहाँ पे हमने कुछ गलत लिख दिया क्या, यहाँ पे बुलेट होना चाहिए था ना, यहाँ पे
यहाँ पे बुलेट होना चाहिए था, ये हमने गलत कर दिया है, ये बुलेट कर लीजिएगा, एम भी कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। गन लिख दिया, ठीक है ना, मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मोमेंटम होगा वो होगा एम बी एंड यू बी, सॉरी यू बी। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, देखिए लिख थोड़ा सा इस लिखने में दिक्कत हो रही है। एम बी यू बी, ये किसका है इनिशियल? बुलेट का। प्लस टक्कर के पहले की बात हो रही है यहाँ पे, एम पी यू पी, यू है यू, ठीक है, यू पी इज इक्वल टू टक्कर के बाद कितना मोमेंटम होगा? ये होगा आपका एम तो बदलेगा नहीं, तो एम बी बुलेट का, एंड बुलेट की वेलोसिटी वी बी हो जाएगी। यहाँ पे हमने गन लिख दिया, यहाँ पे वी बी कर लीजिएगा, ओके, बी हो गया। एंड अब पिस्टन भी यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी में है, तो मास ऑफ पिस्टन एम पी इंटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ पिस्टन वीपी। अब आप देखेंगे यहाँ पे यह भी 0 के इक्वल है ना, यह भी 0 के इक्वल है, तो होल क्वांटिटी 0 इज इक्वल टू। अब आप क्वेश्चन देखिएगा, वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड, यानी ये जो वेलोसिटी है, ये जो दिया है, ये जो वेलोसिटी आपको दिया है, ये दिया है 150 मीटर पर सेकेंड। बुलेट ही तो इतने स्पीड से जाएगा, तो यहाँ पे जो स्पीड हमने बुलेट लिखा है, तो मास दिया है आपका 0.02 हो जाएगा, 20 ग्राम का इतना होगा, इंटू 150 प्लस मास ऑफ बुलेट कितना, मास ऑफ पिस्टन कितना दिया है 2, और हमें रिकॉइल वेलोसिटी, यानी हमें रिकॉइल वेलोसिटी किसका निकालना है? इस वीपी को निकालना है, यही वीपी है, यही देखिए इसी वेलोसिटी से पीछे की तरफ जा रहा है वो पिस्टन, तो बैकवर्ड वेलोसिटी को ही कहा जाता है रिकॉइल वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा m2 हो गया, mp2 हो गया, और ये हो गया आपका vp। तो अब इसे आप 0 कर दिए, इसको इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा जरा बताइए? 0 1 0 कैंसिल आउट, 43 आ जाएगा, हमको लगता है 3 आएगा, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 से 1 0 कैंसिल आउट, 0.2 0.3 जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन आपने इस टोटल को इधर जब ट्रांसफर किया तो ये माइनस हो गया, इक्वल टू वीपी। ये है आपका रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन, किसका है? पिस्टन, ठीक है। तो आज हमने आपको रिकॉइल, अब उससे 1.5 भी हो सकता है, अब देख लीजिए इसमें आंसर कितना दिया है, ये कहाँ गया एक क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन दिखा दिया क्या? हाँ यहाँ दिया है 1.5। अब माइनस क्या है? माइनस ये बताता है बाबू कि गन, अगर आपकी गन की वेलोसिटी को, डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो आपको पिस्टन का निगेटिव मानना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे निगेटिव आया, तो हम लोगों का ये आंसर राइट है, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये सेकेंड चैप्टर भी आज हम लोगों ने खत्म किया, क्लास 9th फिजिक्स पोर्शन का। इसमें ढेर सारे प्रॉब्लम है, ढेर सारे क्वेश्चन है, आप करिए, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर के कमेंट करिए। जो भी प्रॉब्लम होगा उसे भरपूर प्रयास किया जाएगा कि आपके प्रॉब्लम को दूर किया जाए, जो भी आपकी समस्याएं हैं पढ़ने में आ रही हैं उसको दूर किया जाए। तो आज हमने सेकेंड चैप्टर को भी फिनिश किया, नेक्स्ट में देखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहिए, मस्त रहिए, इंडोर गेम खेलते रहिए, ठीक है, और एंजॉय करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। ओके, बाय बाय।